मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 11 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे पर देख लेते हैं। इंडियन मॉनसून के बारे में एक आर्टिकल आया है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग मॉनसून के बेसिक मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मॉनसून कैसे आता है, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टैटिक से पोर्शन से ज्यादा है, ये करंट अफेयर का पर्सपेक्टिव उतना ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। उसके अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, क्यों है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। देखिए, गोवा में, हरियाणा, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जबकि ये काफी रिच स्टेट्स हैं। क्यों, ये क्या इसका कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स वगैरह डिसाइड की गई है, एक क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग जो सिस्टम होता है उसके द्वारा। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावा प्राइवेसी टू कैंडिडेट एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक काफ़ी लगा मुझे। जो क्योंकि आजकल नॉमिनेशन वगैरह काफ़ी भरे जा रहे हैं ना, तो जब नॉमिनेशन भरा जाता है किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो उसको अपने एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह डिक्लेयर करनी होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। हालांकि मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही अच्छी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो है दी है। उसके अलावा वन हेल्थ को लेके एक छोटा सा एडिटोरियल सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा डिक्लेरेशन यहाँ पे रहेगा आज। और डिक्लेरेशन ये है, देखिए, तो हमारा जो है करंट अफेयर का मॉड्यूल है। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको करंट अफेयर की चिंता हो रही है, तो हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड करंट अफेयर हम लोग लेके आए हुए हैं। तो आप इस कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, ओनली 3000 के आसपास का ही पड़ता है। तो जिसमें इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हर तरह का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। ब्रीफ में होगा, लेकिन सारे टॉपिक्स जो है वो आपके कवर करवाए जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा 14 अप्रैल यानी कि संडे को एक सेशन रहने वाला है, जिसमें टॉपर्स की स्ट्रेटजीज डिस्कशन की जाएंगी। और इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज को डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये काफ़ी वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट कॉलेज गोइंग हैं, जो जॉब्स करते हैं, जो फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, जिनका कुछ टाइम 2-3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रहेगा ये, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते तो वो भी आ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, और पहला टॉपिक हमारा आता है ये, इंडिया लाइकली टू रिकॉर्ड इंडियन मॉनसून। इससे पहले ना दूसरा टॉपिक कर लेते हैं एक और। इससे पहले ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक कर लेते हैं। ये वाला टॉपिक जो है जी अपना कैंडिडेट वाला, ये कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आइए, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कैंडिडेट हैव द राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम द वोटर्स। देखिए ना, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो क्या वोटर्स को कैंडिडेट्स की हर डिटेल पता होनी चाहिए? सवाल ये है। क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपी है 1951, वो तो यही कहता है कि एक कैंडिडेट को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। अब ऐसा ही मामला आया एक अरुणाचल प्रदेश से, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 2019 की बेसिकली ये बात है। तो वहां पे एक एमएलए थे, मिस्टर एमएलए कारीखो क्री इनका नाम था, अभी भी है ऑफ कोर्स। तो ये एक इंडिपेंडेंट, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीत भी गए थे तेजू असेंबली से। लेकिन इनके खिलाफ केस कर दिया गया कि इन्होंने अपने सारे के सारे एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। बेसिकली इनके पास ना बहुत साल पहले, मतलब प्रेजेंटली नहीं था, 2009 में इनके पास एक स्कूटी हुआ करती थी। ठीक है, काइनेटिक जिंक स्कूटी। एक इनके पास मारुति ओमनी हुआ करती थी जो एज एम्बुलेंस यूज की जाती है। और इनके पास ना एक टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। इन्होंने ये तीनों ही एसेट 2009 में बेच दिए थे। मजे की बात है, 2009 में इन्होंने ये बेच दिए। 2019 में इलेक्शन लड़के जीत गए, लेकिन उन्होंने इन एसेट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया। अब इनको लगा होगा कि यार इतने साल पहले मैंने एसेट बेच दिए हैं, तो क्या ही बताना। राइट, प्रेजेंट तो उनके पास नहीं है। लेकिन 2019 के अंदर इनके खिलाफ केस किया गया और ये कहा गया कि इन्होंने एसेट बताए नहीं थे। इंटरेस्टिंगली हाई कोर्ट में जब केस गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, ये तो आपने रूल्स को वायलेट किया है, इसलिए आपकी जो कैंडिडेसी है उसको हम लोग रद्द करते हैं। फिर मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक वर्डिक्ट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट वोटर्स डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू नो ऑल डिटेल्स ऑफ अ कैंडिडेट्स प्राइवेट लाइफ। वोटर्स का एब्सोल्यूट राइट नहीं है
कैंडिडेट्स की भी अपनी एक प्राइवेसी होती है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एवरी आइटम ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी दे ओन अनलेस इट्स वैल्यू अमाउंट टू अ साइजेबल इफेक्ट। मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई स्कूटी है, हल्का फुल्का कोई एसेट आपके पास है, उसको बताने की जरूरत नहीं है जब तक उसका एसेट का साइज बहुत बड़ा ना हो। मतलब आपके पास कोई 50 एकड़ जमीन है मान लो, आपके पास कोई सिटी में बहुत बड़ा एक फ्लैट है जिसकी 2-3 करोड़ रुपए कीमत है, आपके पास कुछ लग्जरी वॉच है ना, घड़ियों घड़ियों का लग्जरी पेंटिंग है, देखिए वो तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन छोटी मोटी चीजें, स्कूटी थी इनके पास 10 साल पहले, वो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कैंडिडेट की भी राइट टू प्राइवेसी होती है, जैसे वोटर्स का अधिकार होता है राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट, ये उन्होंने कहा। तो हाई कोर्ट में जब ये केस गया था तो हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये जो मिस्टर कारिखो क्री हैं, इन्होंने वायलेशन किया है और ये करप्ट प्रैक्टिस की है, क्योंकि सेक्शन 101 ऑफ 1951 कहता है कि एक कैंडिडेट को कौन कौन से ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अंदर ये कहा जाता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर कोई कैंडिडेट करप्ट प्रैक्टिस करता है या अपने किसी एजेंट के थ्रू करंट प्रैक्टिस करवाता है, तो उनको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि करप्ट प्रैक्टिस क्या है। जो कैंडिडेट अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करता है, वो एक करप्ट प्रैक्टिस इसके अंदर माना जाता है। एक तो बात ये है। तो क्या यहाँ पे मिस्टर कारिके क्रू की एक्टिविटी को करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा? हाई कोर्ट ने कहा यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, क्योंकि एसेट उतने रेलिवेंट नहीं है। कोई छोटी मोटी स्कूटी आपके पास है, कोई मोबाइल आपके पास है, उतने, एज लॉन्ग एज आपका मोबाइल 10 लाख रुपए का ना हो, उसके ऊपर आपने जो है डायमंड जड़वा रखे हो, उसका गोल्ड प्लेटेड कवर हो उस केस में ठीक है। नॉर्मल आपके पास कोई सैमसंग का एमआई का फोन है तो उसको आप लोग डिक्लेयर ना भी करें तो चलेगा। तो सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है। ये कहता है इट इंक्लूड्स ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो अगर आप अपने एसेट्स की, अपनी डिग्री की, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर माना जाएगा। और इसी का यूज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि इनकी जो प्रैक्टिस है वो करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ठीक है, वोटर के पास हम मानते हैं कि वोटर को राइट होता है, लेकिन इतना भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता वोटर के पास। ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइवेसी तो कैंडिडेट की भी होनी चाहिए। उनकी फैमिली के पास क्या छोटे मोटे एसेट्स हैं उनको रखने दीजिए उन्हें अपने पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे कहा है। चलिए, आर्टिकल कहता है कि इंडिया लाइकली टू रिकॉर्ड नॉर्मल मानसून दिस ईयर। बेसिकली पिछले साल इंडिया में मानसून काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहा इन अ सेंस कि जुलाई और अगस्त में मानसून काफ़ी सरप्लस रहा, लेकिन जून में और सितंबर में मानसून जो है थोड़ा डेफिसिट रहा। और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा अजीबोगरीब था पिछले साल। कुछ एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट देखा गया, कुछ एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखा गया। लेकिन इस बार कहना है कि भाई देखिए इंडिया में मानसून इस बार जो है नॉर्मल रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मानसून तो खैर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने इंडिया में रहता है। अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। तो अगला महीना पूरा मई और फिर जून में शुरुआत होगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो जून भी पूरा निकल जाता है, जुलाई के अंदर कहीं जाके मानसून आता है। तो हल्का सा मानसून का एक थोड़ा मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। देखिए मानसून को लेकर ना दो थ्योरीज यूजली मानी जाती हैं। एक थ्योरी होती है जिसे क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, ओल्ड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। एक थ्योरी होती है जिसे मॉडर्न थ्योरी हम लोग नाम देते हैं। मॉडर्न थ्योरी इज ऑफ कोर्स वेल एक्सेप्टेड। क्लासिकल थ्योरी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी जो सर एडमंड हेली 1966 के द्वारा दिया गया था, तो इनका कहना है कि भाई जो इंडियन मॉनसून है ना, वो सारा खेल प्रेशर का है। होता क्या है, समर के महीने में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो कि इंडिया के मिडल में से जाता है। तो इनका कहना है कि जुलाई के महीने में, जून जुलाई में, गर्मियों में सन जो है वो क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, इसीलिए जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं कंपैरेटिवली जो सदर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स होती हैं, ऊपर समर होता है। और क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसीलिए यहाँ से विंड इंडिया की तरफ चलती हैं। और जब ये इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ विंड चलती हैं तो यहाँ से वो मॉइस्चर कैप्चर कैरी कैरी करती है और इंडिया के अंदर रेनफॉल हो जाता है। ऐसा उन्होंने सिंपली कहा। इसी हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं। देखिए ये जो थियरी है पूरी तरह से गलत तो नहीं है, हालांकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली रीजन, देर आर अदर मोर प्रोमिनेंट रीजन ऑल्सो।
वहीं विंटर में जो है सिचुएशन उल्टी हो जाती है। विंटर में क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे समर होती है, ऊपर इंडिया में विंटर हो जाती है। विंटर में क्योंकि हाई प्रेशर होता है इंडिया पे, नीचे लो प्रेशर होता है, तो विंड आपको पता है हमेशा से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ विंड चलना शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि ये लैंड से चल रही हैं तो इसलिए ड्राई होती हैं, और ये वाली क्योंकि ओशन से होती हैं इसलिए इनके पास खूब सारा मॉइस्चर होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में जो विंड्स आती हैं तो खूब सारा रेनफॉल करती हैं। ये वाला रेनफॉल नहीं करते हैं, सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे ही रेनफॉल करती हैं। तो ये बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है जो इस बारे में बात करती है। तो क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि ये जो मानसून है ना, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। जैसे थोड़ा सा आप लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में भी देखते हो, जैसे ये आपका लैंड वाला पार्ट है, इधर से सी वाला पार्ट है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द डे दिन में जो है लैंड काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ओशन जो है कंपेरेटिव ठंडा होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो विंड जो है वो इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से चलती है विंड, तो सी से लैंड की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। वहीं रात के समय में क्या होता है, रात के समय में सी कंपेरेटिवली जो है वो गर्म रहता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लैंड पे थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो रात को विंड जो है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, इसे कहते हैं हम लोग लैंड ब्रीज। तो कहीं ना कहीं मिस्टर हेले का ये कहना है कि जो मॉनसून विंड है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ही होती है, लेकिन थोड़े लार्ज स्केल पे, ठीक है। इट्स नथिंग बट द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ऑन द लार्ज स्केल। हालांकि हमें अभी पता है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये थ्योरी इस तरह से सिंपलीफाई आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मानसून के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए इस थ्योरी के अंदर बहुत सारा ड्रॉबैक भी है। पहली बात तो ड्रॉबैक ये है कि मानसून का मतलब सिर्फ सिर्फ रीजनल विंड नहीं होता है, रीजनल सरफेस विंड जो हम लोग साउथ वेस्ट की बात करते हैं ना, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मिस्टर हेले ने तिब्बत का रोल बिल्कुल पूरी तरह से डिक्लेयर जो है वो कंसिडर ही नहीं किया। इवन उन्होंने हिमालय का रोल भी ज्यादा कंसिडर नहीं किया है मॉनसून में। उन्होंने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। उन्होंने पैसिफिक ओशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लीनो ला लीना, उसके बारे में बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं किया है। उन्होंने जेट स्ट्रीम के बारे में बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं किया, क्योंकि शायद इनको ये पता ही नहीं होगा। तो मॉनसून को आप सिंपली एक सरफेस विंड के बारे में नहीं कह सकते हो। मॉनसून इज मच मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, ठीक है। तो डायनामिक मॉनसून है ये नॉर्मली थर्मल मॉनसून नहीं है, जैसा कि मिस्टर हेली ने बताया। और मॉडर्न जो थियरिस्ट हैं या मॉडर्न जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो मॉनसून है ना, ये बेसिकली जो प्रेशर होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये सडनली चेंज होता है, ये धीरे 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 चेंज नहीं होता है। और इसीलिए मॉनसून का बर्स्ट सडनली होता है, अचानक से मॉनसून का बर्स्ट होता है। मॉनसून धीरे धीरे नहीं आता है, आज आया थोड़ा आया, कल ज्यादा आएगा, परसों ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है, अचानक से बर्स्ट होता है। तो मिस्टर हेली ये बता ही नहीं पाए कि अचानक से बर्स्ट मॉनसून क्यों होता है, ठीक है। उसके अलावा जो मॉडर्न थ्योरी कहती है वो साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में बात करती है, लेकिन मिस्टर हेली ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। ये होता है जेट स्ट्रीम की वजह से, ठीक है। अप्रैल मई के महीने में नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे चलती हैं जेट स्ट्रीम्स। देखिए, जून के महीने में भी इंडिया में हाई टेम्परेचर होता है ना, वो तो होता ही है। हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो भाई अप्रैल और मई, इस इन महीनों में भी तो हाई टेम्परेचर होता है ना, तो अप्रैल और मई में मानसून क्यों नहीं आता? इंडिया के बहुत सारे हिस्से में तो मई के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, 45 डिग्री तक चला जाता है, फिर भी मई में मानसून क्यों नहीं आता? जून में ही क्यों आता है? ये सवाल का जवाब मिस्टर हेले नहीं दे पाए, क्योंकि मई के महीने में हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जबकि हमें चाहिए लो प्रेशर। यहाँ पे जेट स्ट्रीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको मिस्टर हेली ने बताया ही नहीं। जेट स्ट्रीम की वजह से अप्रैल और मई के महीने में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हाई प्रेशर होता है डिस्पाइट हैविंग हाई टेम्परेचर। दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड एट ऑल बाय मिस्टर हेले। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है, इसके अंदर काफी सारे लूप होल्स हैं। और आईएमडी मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए 6 फैक्टर कंसिडर करता है। तो इसका मतलब इतना सिंपल नहीं है टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है। सदर्न पेनिनसुला का मॉनसून से पहले
जो रेनफॉल पीक है वो में सब मेजर किया जाता है। साउथ चाइना सी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में मेजर किया जाता है। साउथ ईस्ट इंडियन ओशन के अंदर क्या चल रहा है, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के अंदर क्या विंड की डायरेक्शन चल रही है, साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन के अंदर क्या रेडिएशंस वगैरह चल रही हैं, वो सब डिसाइड किया जाता है। इसी से पता चलता है कि मॉनसून कितना डायनामिक है। अगर मॉनसून इतना डायनामिक नहीं होता तो हम लोग सिंपली मिस्टर हेले के कॉन्सेप्ट को मान लेते। ठीक है, तो इसलिए काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो, हालांकि मॉनसून इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मॉनसून जब क्लास में करवाया जाता है तो 5 से 6 घंटे क्लास में करवाया जाता है। इतना सिंपलीफाई तरीके से मॉनसून समझा नहीं सकते 10-15 मिनट के अंदर। बट फिर भी आई होप आपने एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा। अगर वो थोड़ा आपने पढ़ा है तो फिर तो ठीक ठाक क्लैरिटी आपको हो गई होगी। ठीक है, चलिए। तो स्टेट्स की अनएम्प्लॉयमेंट की बात बेसिकली इस टैक्स सेक्शन के अंदर करी जा रही है। और अगर आप देखें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, तो गोवा में सबसे ज़्यादा है। लेकिन गोवा छोटा स्टेट है ना, तो इसको आप उतना कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और इस सर्वे वगैरह के अंदर ना यूटीज वगैरह को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है। बड़े स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा, मतलब केरल में सबसे ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना है। बाकी मेघालय, अरुणाचल, राजस्थान वगैरह वो तो आता ही है। ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे जाएं हम लोग तो यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। झारखंड में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। वेस्ट बंगाल में भी जो है काफ़ी कम है। इवन महाराष्ट्र में देखें यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, मतलब नेशनल एवरेज से कम है महाराष्ट्र के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखें यहाँ पे भी काफ़ी कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा इस आर्टिकल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, उसने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलके इसके बारे में बात किया है। गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जो नेशनल एवरेज है वो 3.17% है, तो भाई गोवा की तो बहुत ज़्यादा हो गया। गोवा, केरला, हरियाणा, पंजाब, इन चारों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया की नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा है, जबकि ये चारों के चारों रिच स्टेट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि साहब रिच स्टेट होते हुए भी यहाँ पे बेरोजगार इतने ज़्यादा क्यों हैं। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात ये भी रिच स्टेट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, काफ़ी फर्क है। तो ऑल नदर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हालांकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है लेकिन उसके साइज के परस्पेक्टिव से यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, चारों इन चार पांचों के अंदर जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इवन जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं एक्सेप्ट कर्नाटका, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया की नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 12 ऐसे स्टेट हैं जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से कम है, बाकी सबकी लगभग ज्यादा है। तो ये क्या क्या चल रहा है, ये मतलब रिच स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, गरीबों के स्टेट्स के अंदर कम है, क्या क्या मेरा पूरा सिनेरियो चल रहा है। देखिए क्या कहता है ये। तो ये थोड़ा सा इसकी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब इनका ये है कि उन स्टेट्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम है जहां पे ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन इन द सेंस states where a large proportion of the labor force is engaged in the self employment, unemployment rate is, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि उन स्टेट्स के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा है, और इनफॉर्मल इकोनॉमी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे यूजली बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल भी दे सकते हो। इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बताया कि जो अर्बनाइज स्टेट है, जहां पे शहरीकरण अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। क्योंकि जहां पे रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, अर्बनाइजेशन कम है, वहां पे मोस्टली लोग एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। जहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे रूरल सेक्टर कम होता है, तो इसलिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नजर आती है। जैसे गोवा, केरला दोनों ही काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड है, इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा है नहीं, तो लोग वहां पे अनएम्प्लॉयड हैं।
जबकि झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स उतने ज़्यादा अर्बनाइज्ड है नहीं, तो इसलिए लोग जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दोनों ही रिच स्टेट्स हैं, अर्बनाइज्ड भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूपी, मध्य प्रदेश। तो एक्सेप्शन भी है, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेप्शन है, तो कोई ये रूल हर जगह अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इनका कारण क्या है ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, और एक्चुअली बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि क्या कारण है यहाँ पे अर्बनाइज होते हुए भी, रिच होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो रीज़न क्या है? एक बात ये भी देखने को मिली है कि जो ग्रेजुएट्स हैं यूजली वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, या जो बिल्कुल अनस्किल्ड हैं, उनके अंदर बेरोजगारी कम है। क्या रीज़न है? कई सारे रीज़न यहाँ पे बताने की कोशिश की है। पहली बात तो ग्रेजुएट जो है ना, उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो इंडस्ट्री में चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि वो थ्योरी पे तो फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पे जीरो फोकस कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है एस्पिरेशंस। अब देखिए सीधी सी बात है, जो आदमी ग्रेजुएट होगा, ठीक है, वो खेती बाड़ी में तो नहीं जाने की कोशिश करेगा, वो रोड साइड पकौड़े तो नहीं लगाएगा, राइट? वो कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने की कोशिश नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक किया है, बीएससी किया है, तो मुझे एक थोड़ा सा डिसेंट जॉब मिले। इसीलिए वो आदमी, डिसेंट जॉब उसको नहीं मिल पाती है तो वो कहीं और भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना चाहता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो इंडिया में मॉडर्न सेक्टर जो उतना डेवलप नहीं हो पाया कि वो ग्रेजुएट्स को एब्जॉर्व कर ले, स्टेट पॉलिसी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और यूजली ये देखा गया है कि जो डेवलपिंग जो इकोनॉमीज होती हैं इनिशियल दौर में, जब वो धीरे धीरे अर्बनाइज्ड होती हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी तो ऊपर जा रही है लेकिन उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। और खासकर इंडिया में, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्व करता है स्किल्ड लेबर्स को। तो पहली बात, इंडिया में स्किल्ड लेबर है ही नहीं, और जो हैं वो एब्जॉर्व नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उतनी जॉब्स हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया। 42.3% ऑफ द ग्रेजुएट अंडर 25 आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली। कितना ज़्यादा है? कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया में मान लो कोई बीटेक है या किसी ने बीएससी किया है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो इंडिया में ग्रेजुएट्स होते हैं ना, यूजली ये देखा गया है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो डिसेंट फैमिली से आते हैं, ठीक है, और जब उनको जॉब नहीं मिलता है तो कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएट है इंडिया में वो हाई इनकम हाउस होल्ड से आते हैं। ये फैक्ट्स बता रहे हैं। देखिए आपको ये चीज़ फील नहीं होगी क्योंकि आप एक अच्छी हाई इनकम हाउस होल्ड से आते हो, आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख पा रहे हो, आप कोई ना कोई कोर्स आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, तो इसका मतलब आप इंडिया में एक हाई इनकम हाउस होल्ड में आते हो। आप शायद इस चीज़ को उतना फील नहीं करोगे, लेकिन इंडिया में जो पुअर फैमिलीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो बिलो मिडिल अप लोअर मिडिल क्लास हैं, वहाँ के बच्चे ग्रेजुएट नहीं करते हैं। वो लोग तो स्कूल में थोड़ा बहुत 8वीं 10वीं तक पढ़ाई करके किसी ना किसी काम में, इनफॉर्मल जॉब में लग जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि जो ग्रेजुएट्स हैं वो हाई इनकम हाउस होल्ड से आते हैं, इसीलिए वो अच्छी जॉब की तलाश में वेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स कुछ समय तक उनको अनएम्प्लॉयड रहने की लग्जरी है। एक गरीब आदमी के पास बेरोजगार रहने की लग्जरी नहीं होती है भाई, वो खा ही नहीं पाएगा, वो भूखा मर जाएगा। लेकिन डिसेंट फैमिली वाला बंदा 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल 2 साल भी अनएम्प्लॉयड रह सकता है, क्योंकि उसके पास ठीक ठाक पैसे का जुगाड़ होता है, ठीक है। बाकी हमारा जो करिकुलम है, एजुकेशन करिकुलम, वो तो ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है ही नहीं। ऊपर से इंडिया में जो ज़्यादातर जो स्किल्ड लेबर हैं वो भाई दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, इंडिया में पीछे से अनस्किल्ड रह जाते हैं, तो उनको काम वैसे ही नहीं मिलता है। तो कई सारे रीजंस हैं इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर भी मेंशन किया गया था, द हिंदू में भी आया हुआ है, तो उसके उसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, आईआईएम अहमदाबाद अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम है,
ये हर साल रैंकिंग लेके आता है, एनुअल पब्लिकेशन करता है, और 6 पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूशन को मेजर करता है: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, सिटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो एंड द इंटरनेशनल स्टडी स्टूडेंट रेशो। और इनका जो है वेटेज भी अलग अलग है। तो उसके बेसिस पे इंडिया में अभी इन्होंने एक रैंकिंग निकाला, हर साल ही निकालते हैं, और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है रैंकिंग, ठीक है, हर साल यही रहती है। इवन हमारे जो लोकल खुद के रैंकिंग जो पैरामीटर्स हैं, उनके को भी अगर आप देखोगे तो यही लगभग रैंकिंग रहती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद इज अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट स्टडी। तो क्यूएस जो रैंकिंग है ना, वो बेसिकली क्या होती है, वो सब्जेक्ट वाइज होती है। जैसे मैनेजमेंट में कौन टॉप रहेगा, इंजीनियरिंग में कौन रहेगा, ह्यूमैनिटीज में कौन रहेगा, डेवलपमेंट में कौन रहेगा, वो अलग अलग लेवल पे उसको करते हैं। तो मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद इज इन अमंग द टॉप 25 ग्लोबली, और इंडिया का नंबर 1 है। वहीं आईएम जो बेंगलुरु है और कलकत्ता है, वो टॉप 50 के अंदर है ग्लोबली। बड़ी अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड द टेक्निकल साइंस इन चेन्नई इज द 24th पोजीशन ग्लोबली फॉर द डेंटिस्ट्री स्टडीज। तो यहाँ कुछ कुछ ये रैंकिंग वगैरह इशू की है। हालांकि इंडिया में अपना भी खुद एक रैंकिंग सिस्टम है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूट ऑफ द एमिनेंस, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट, उच्चतर आविष्कार योजना, ये सब भी रैंकिंग प्रोवाइड कराती हैं। और आप देखोगे इन सब की रैंकिंग लगभग लगभग वही क्यूएस रैंकिंग के आसपास ही घूमती है। एक दो इंस्टीट्यूट इधर से उधर चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो लोग वही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। एक टॉपिक अपने पास बचता है ये वाला, द एडवेंट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच टू द वन हेल्थ। वन हेल्थ वाला टॉपिक हम लोगों ने हालांकि पहले किया हुआ है, पर फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि वन हेल्थ का मतलब क्या होता है। कोविड में हमें ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन हेल्थ सिर्फ एक ह्यूमन हेल्थ नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि कोविड जो है वो एक जूनोटिक डिसीज था, ये एनिमल से ही ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हुआ था। और ये दोनों कहाँ रहते हैं जी, एनवायरमेंट में रहते हैं। तो इसलिए एनवायरमेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों को अलग अलग करके देखोगे ना, तो आप सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसीलिए पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस सबको कंबाइन करना है, और इसको ही कहते हैं वन हेल्थ। सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है, तब जाके जो है सॉल्यूशन निकलेगा, तब जाके प्रॉब्लम का डीप अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसी का मतलब होता है वन हेल्थ। तो द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, ये हमें कोविड में काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और फिर बाद में सरकार ने 2022 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक वन हेल्थ नाम का प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया, ठीक है, जिसके अंदर 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कंबाइन किया गया, और ये सभी डिपार्टमेंट मिलके वन हेल्थ की तरफ काम करते हैं। इवन डब्ल्यूएचओ ने भी वन हेल्थ नाम का मिशन चलाया हुआ है, उसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी ये फॉलो किया था। तो यहाँ पे सीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वन हेल्थ के, अलग अलग लेवल पे हम लोग बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है वन हेल्थ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वन हेल्थ, क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द जेनेटिक सर्विलियंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है, पार्टनरशिप करना है अलग अलग रिसर्च बॉडी के साथ, ट्रायल नेटवर्क के ऊपर जो है फोकस करना है। और इसके लिए हम लोग ने नेशनल बायो फार्मा मिशन भी चलाया हुआ है। आयुष्मान भारत को इसके साथ जोड़ना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, उनको, जैसे मान लो कहीं किसी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई ऐसा डिसीज आ गया जो आपको पहले से नहीं पता होगा, तो उन म्यूनसिपैलिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कोई ऐसा डिसीज़ आपके एरिया में आता है, उसे तुरंत से तुरंत अलर्ट करें, ठीक है, सीआईसीआर को इन्फॉर्म करें और नेशनल लेवल पे इन्फॉर्म करें, ताकि बेटर से बेटर पोजीशन जो है वो टाइम से ली जा सके। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं वन हेल्थ अप्रोच के। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो इसके अंदर काम करेंगी। बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आप ह्यूमन हेल्थ को, एनवायरमेंटल हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को सेपरेटली नहीं कर सकते, सब इंटरडिपेंडेंस है, सबको लेके आगे चलना पड़ेगा। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ वन हेल्थ। ये इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल काइंड ऑफ वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है
कि वन हेल्थ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।